हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पर। आपको पिछले वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता क्या है। तो ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ये भी एक प्रकाशिक यंत्र है। बस आपने जैसे सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ा है, वो एक सिंपल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट था छोटी वस्तुओं को देखने के लिए, लेकिन ये और ज़्यादा हाईटेक है। कहने का मतलब ये बहुत अच्छा है, ये उससे सरल सूक्ष्मदर्शी से अच्छा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है छोटी वस्तुओं को देखने के लिए। अब ये होता क्या है, यह दो लेंसों से बना ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिससे समीप की अति सूक्ष्म वस्तुओं का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ये है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसके द्वारा अति समीप स्थित वस्तुओं का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कह सकते हैं। अब ये बाहर से देखने में जैसा होता है वो यहाँ पे हमने बनाया है। इस तरह से ये होता है। इसमें दो उत्तल लेंस लगे होते हैं जो अवर्णक होते हैं और दोनों समाक्ष होते हैं। समाक्ष का मतलब जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई पड़ रहा है, ये दोनों एक ही अक्ष पर स्थित होते हैं, अर्थात दोनों का मुख्य अक्ष एक होता है। दोनों एक ही मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं और बाहर से देखेंगे तो ऐसा दिखाई पड़ेगा। अब इसमें जो लेंस हमारा वस्तु की ओर होता है ये छोटा होता है, यानी कि इसकी छोटी फोकस दूरी होगी और इसका द्वारक भी छोटा होगा। और जो लेंस नेत्र की ओर होता है वो बड़ा होता है, उसकी फोकस दूरी इस वाले लेंस से फोकस दूरी की तुलना में ज़्यादा होगी और इसका द्वारक भी इससे बड़ा होता है। तो ये कंडीशंस हैं। और जो लेंस इसमें वस्तु की तरफ होता है उसे हम बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं उसे। और जो लेंस हमारा नेत्र की ओर होता है उसे बोलते हैं नेत्रिका लेंस। अभी आप समझ पाएंगे कि इसको छोटा क्यों बनाया गया है, इसको बड़ा क्यों बनाया गया है, रीजन क्या है। और ये दोनों लेंस अवर्णक होते हैं, हमने ये भी बताया। तो अवर्णक का मतलब ये होता है कि ये कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। कलर प्रोड्यूस का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रही है तो उसको किसी कलर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, सीधा सीधा ऑब्जेक्ट आपको दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ पे इसीलिए इन लेंसों को अवर्णक लेंस के रूप में रखा गया है, इनको बोला गया है कि अवर्णक लेंस हैं। अब इसमें होता क्या है, जैसा आप देख रहे हैं, ये धातु की एक नली होती है जिसके दोनों सिरों पर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं, जिसमें एक उत्तल लेंस छोटा होता है, दूसरा बड़ा होता है। अब ये लेंस इस नली में इस प्रकार सेट किए गए होते हैं कि इनको आगे पीछे खिसकाया जा सके। मतलब ये उपकरण दंतुर चक्र व्यवस्था या दंड चक्र व्यवस्था से व्यवस्थित होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप एक हैंडल देख रहे हैं, इस हैंडल को पकड़ के इसको आगे पीछे किया जा सकता है। छोटी नली जो है इसमें ऐसे रहेगी और ये बड़ी वाली नली आगे पीछे इसमें खिसकेगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जो एक अम्ब्रेला आता है, छाता, उसमें एक प्लास्टिक का ऊपर रहता है, तो उसको स्लाइड करके ऊपर या नीचे किया जा सकता है। मतलब छाते को खोला जा सकता है या बंद किया जा सकता है, प्लास्टिक भी उसी के ऊपर फैलता है या सिकुड़ता है। सेम कंडीशन यहाँ पे दंड चक्र व्यवस्था का मतलब यही होता है। जैसे यहाँ पे हमने पेन का कैप लगाया है, ये इस टाइप का, इसको आगे पीछे किया जा सकता है, इसी को बोलते हैं दंड चक्र व्यवस्था। तो अब इसके लिए आप यहाँ पे ये भी नोटिस करें कि यहाँ पे एक क्रॉस तार है, लेकिन ये क्रॉस तार कहाँ पे लगा होता है, ये छोटी नली जो होती है, इस छोटी नली में क्रॉस तार लगा होता है। जब इसका समायोजन किया जाता है, अर्थात बड़ी वाली नली को आगे पीछे खिसकाया जाता है, तो ये इसमें देखा जाता है कि वो क्रॉस तार नेत्रिका लेंस के फोकस पर आ जाए। ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लेबोरेटरीज़ में जाएंगे तो आपको ये व्यवस्था दिखाई पड़ेगी। तो ये तो थोड़ा सा इसके बारे में रेफरेंस था। अब इसके कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो इसका कंस्ट्रक्शन आप ऐसे बता सकते हैं कि इसमें धातु की एक बेलनाकार नली के एक सिरे पर कम फोकस दूरी का अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। और इसी लेंस के बाईं ओर वस्तु को रखा जाता है। इसका द्वारक छोटा होता है
जिससे यह छोटी वस्तुओं का चमकीला प्रतिबिंब बना सके। हमने बताया कि अभी आप जान पाएंगे कि इसको छोटा क्यों रखा जाता है। इसलिए कि ये प्रकाश को एक जगह तीव्र गति से इकट्ठा कर सके, मतलब वस्तु से आने वाला जो प्रकाश है वो एक ही जगह पर फोकसित कर सके, जिससे उसका प्रतिबिंब जो बने ये A1 और B1 ये चमकीला प्राप्त हो। इसीलिए इसको छोटा रखा जाता है। तो हमने बताया कि इसको छोटा क्यों रखा जाता है। अब इसमें ये बताएंगे कि नली के दूसरे सिरे पर नेत्रिका लेंस लगा होता है जो बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का होता है, ऐसा आप यहाँ पे बताएं। और इसी की ओर से वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब, इधर ही से वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब देखा जाता है जो आवर्धित प्राप्त होता है, वस्तु की तुलना में बहुत बड़ा होता है। और छोटी नली में क्रॉस तार लगा होता है। इस उपकरण में लगी दंतुर चक्र व्यवस्था द्वारा नली को एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर अर्थात आगे पीछे की ओर खींचा जा सकता है। दोनों लेंस समाक्ष रखे गए होते हैं और नेत्रिका लेंस के फोकस को क्रॉस तार पर फोकसित किया जाता है। यही इसकी रचना है। अब इससे वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार प्राप्त होगा ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। माना एक वस्तु चित्रानुसार, जैसे यहाँ पे बना है, तो माना एक वस्तु चित्रानुसार AB है जो अभिदृश्यक लेंस के प्रथम फोकस FO के बाईं ओर इसके सामने UO दूरी पर रखी गई है, ऐसा आप बोलेंगे। जब इस वस्तु से चलने वाले प्रकाश का अपवर्तन होता है अभिदृश्यक लेंस से, तो इसका प्रतिबिंब A1 B1 प्राप्त होता है जो FE' और E के बीच में होता है। और इस वस्तु का AB का जो अंतिम प्रतिबिंब है A2 B2 वो नेत्रिका के द्वारा बनाया जाता है जो D दूरी पर स्थित होता है, तो ऐसा आप कहेंगे। और A1 B1 नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का काम करता है, इसलिए इसका बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब A2 B2 D दूरी पर प्राप्त होता है। लेकिन ये D दूरी पर तभी प्राप्त होगा जब A1 B1 FE' और E के बीच में होगा। अगर A1 B1 FE' पर होगा तब नेत्रिका द्वारा बना प्रतिबिंब अनंत पर चला जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब वस्तु फोकस पर होती है, वो कोई वस्तु रहे, चाहे आभासी हो चाहे वास्तविक वस्तु हो, अगर फोकस पे रहेगी तो उसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आप लोगों को पता है, अनंत पे बनता है, ठीक है ना। तो अगर A1 B1 कहाँ पे आया, FE' पर, तो नेत्रिका क्या करेगा, उसका अंतिम प्रतिबिंब A2 B2 D पर ना बनाकर अनंत पर बनाएगा। तो ये इसका इमेज फॉर्मेशन है। अब इसको इन शॉर्ट आप लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने पहले से ही लिख रखा है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। ये इसका कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में सारी चीज़ें जो हमने बताई वही लिखी गई हैं। इसमें एक बेलनाकार नली के एक सिरे पर कम फोकस दूरी का अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। ओवरऑल ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। इमेज फॉर्मेशन में देखिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए फिगर को देखते समय आप ये एनालाइज कीजिए कि माना एक वस्तु AB है जो अभिदृश्यक लेंस के प्रथम फोकस FO यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, FO के बाईं ओर कुछ दूरी पर रखी है। जब इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें अभिदृश्यक से अपवर्तित होती हैं तो इसका वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब A1 B1 प्राप्त होता है। नली में लगी दंतुर चक्र व्यवस्था द्वारा इस प्रतिबिंब को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि यह FE' और E के बीच में आ जाए। और A1 B1 नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है जिसका अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका से D दूरी पर A2 B2 प्राप्त होता है जो आवर्धित होता है और वस्तु से बड़ा होता है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट आप ये भी लिख लीजिएगा
ये इसके इमेज फॉर्मेशन में कभी कभी पूछता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, तो आपको इमेज बनाना पड़ेगा, वही इमेज और इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, जिसमें अब हम आपको बताएंगे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्या होता है, ये आपको अब पढ़ना है और यही आपसे मैक्सिमम पूछा जाता है एग्जाम में। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब इसकी दो केसेस हैं, जब एक बार प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और जब एक बार प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा। और सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की जो परिभाषा है वही संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन की परिभाषा है, बशर्ते आपको सूक्ष्मदर्शी के स्थान पे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बोलना है। आप जानते हैं कि बीटा बाई अल्फ़ा का रेशियो जो होता है यही क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहलाती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो ये तो बेसिक फार्मूला है सूक्ष्मदर्शी का, लेकिन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए जो फार्मूला निकल के आता है वो ये है, m इज इक्वल टू माइनस वी ओ बाई यू ओ अंडर ब्रैकेट डी बाई यू ई, ऐसा आता है। अब इस फार्मूले को अभी डेराइव किया जाएगा, लेकिन उससे पहले इसकी डेफिनेशन में क्या है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बने प्रतिबिंब के द्वारा आँख पर बने दर्शन कोण बीटा तथा बिना प्रकाशिक यंत्र के देखने पर उस वस्तु द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण का अनुपात संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहलाता है। अब इसको फिगर में देखते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट ए बी पहले ऐसे रखी गई थी जिसको नेत्र से देखा जा रहा था, तो जाहिर सी बात है ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ही होगी, तभी स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। अब ये एंगल बन रहा था अल्फ़ा, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। और जब इसी वस्तु को इस पूरे सिस्टम के द्वारा देखा जा रहा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, तो इसका जो एंगल बन रहा है कहाँ पे, नेत्र पे, वो है बीटा। वैसे बीटा आपको दिखाई पड़ रहा है कि इसके ऑप्टिकल सेंटर पे बन रहा है, जिसको आईपीस हम बोल रहे हैं, उसके ऑप्टिकल सेंटर को लिखा गया है ई से, और ये आईपीस होने की वजह से एफ ई से डिनोट किया गया है इसका फोकस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस होने की वजह से इसके ऑप्टिकल सेंटर को ओ से और फोकस को एफ ओ से, और वस्तु की दूरी को ऑब्जेक्टिव के लिए यू ओ से और प्रतिबिंब की दूरी को वी ओ से, और इस नेत्रिका के लिए वस्तु की दूरी को यू ई से दर्शाया गया है। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि ये वाला एंगल अगर बीटा है तो लगभग ये माना जा सकता है कि आँख पे जो कोण बन रहा है वो भी बीटा ही होगा। आप यहाँ से नेत्र को उठा के यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे जब बनाएंगे तो लगभग यही वाला एंगल यहाँ पे भी बनेगा। वैसे भी अगर आप यहाँ पे कंप्लीट इसको करेंगे तो आप देख पाएंगे कि अगर ये कोण बीटा है तो ये भी कोण ऐसे अगर हम कंप्लीट करें तो बीटा होगा, संगत कोण बनेंगे। तो यहीं पे आपकी आँख है, तो ये एंगल बीटा होने की वजह से ये भी एंगल बीटा होगा। तो आप समझ गए होंगे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का परिभाषा क्या है। अब हम आगे बात करते हैं, इसके डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके लिए आपको ये दोनों डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम को सही से देखें और इन्हीं डायग्राम के थ्रू, ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम, अगर यहाँ पे आप मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तो ही निकल पाएगा। इन्हीं डायग्राम के थ्रू आप मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर हम यहाँ से चलेंगे, त्रिभुज ए बी ई से, ए बी ई से tan ऑफ अल्फ़ा बराबर क्या होगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा कितना, ए बी बाई ए ई, ऐसा आप यहाँ पे लिखिए। अब यहाँ पे आप इसको मान सकते हैं कि ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था, है ना, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था, ये भी इसी डेरिवेशन का ही पार्ट है। अब यहाँ से जब इस ट्रायंगल से अल्फ़ा की वैल्यू निकल गई है तो आप इसको मान सकते हैं कि ये आपका इक्वेशन सेकंड है। अब इसी तरह से
अगर हम इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे त्रिभुज A1 B1 और E से, तब आपको क्या मिलेगा? त्रिभुज A1 B1 E से tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा? आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको परपेंडिकुलर ये मिलेगा और बेस ये मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा कितना? A1 B1 बाई A1 E, ऐसा मिल जाएगा। ये आपका इक्वेशन 3 माना जा सकता है। समीकरण 2 और 3 को देखने के बाद ये पता चल रहा है कि अगर यहाँ पे tan ऑफ अल्फ़ा अल्फ़ा के बराबर है तो tan ऑफ बीटा बीटा के बराबर होगा, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा बहुत छोटे हैं। बहुत बार इसको बताया गया है आपको, तो आप इस चीज़ को तो आई होप समझ ही गए होंगे पूरी तरह से। अल्फ़ा और बीटा मानने का मतलब ये है कि एंगल को रेडियन में मेजर किया गया है। अल्फ़ा और बीटा का मान, अल्फ़ा और बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आप ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा m इज इक्वल टू बीटा के स्थान पे वैल्यू आपकी जो मिली है वो है A1 B1 बाई A1 E1। E1 क्या, इसको E ही लिखिए आप यहाँ पे, क्योंकि नेत्रिका आपका एक ही है, तो एग्जैक्टली A1 E लिखिए। अब डिवाइड बाई क्या होगा? डिवाइड बाई यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका AB बाई AE, ऐसा हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अगर आप शिफ्ट करेंगे तो आपको ये मिलेगा m इज इक्वल टू A1 B1 बाई कितना AB इज इक्वल टू A इंटू, इक्वल टू ना करिए यहाँ पे, इंटू करिए, इंटू कितना हो जाएगा AE बाई कितना A1 E। ये चीज़ आपको मिल जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे 2/3 है और इतने का बटा 1/5 है, तो जो इधर हर होता है ये अंश बन जाता है। मतलब इसको आप लिख सकते हैं कितना, 2/3 गुणे 5/1। वही केस यहाँ अप्लाई की गई है। अब ये चीज़ जब हो जाएगी तो यहाँ तक तो ठीक है, सब ठीक है ना। इसको आपको इक्वेशन मान लें, इक्वेशन 4। अब हम लोग जानते हैं कि A1 B1 और AB, यहाँ पे अगर देखें तो A1 B1 और AB ये हमारा क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात है कि नहीं? ये फिगर में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि A1 B1 और बाई AB ये क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो रेखीय आवर्धन के सूत्र से यहाँ पे हम लिख सकते हैं, रेखीय आवर्धन के सूत्र से, रेखीय आवर्धन के सूत्र से आपको क्या मिलेगा? A1 B1 बाई AB इज इक्वल टू क्या होता है? आपको ये बताया गया है रेखीय आवर्धन में कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर क्या होता है? आपको वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के रूप में रेशियो फाइंड कर लेना होता है। तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा कितना? माइनस VO बाई कितना UO, ऐसा मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बटे लेंस से वस्तु की दूरी, और इनका मान चिन्ह सहित रखा गया है। चिन्ह सहित रखने का मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव निकलेगा VO चिन्ह परिपाटी के अनुसार, और UO जो है ये आपका नेगेटिव रहेगा। तो वही नेगेटिव यहाँ पे आके ऊपर शिफ्ट हो गया है, यहाँ पे जैसा कि हमने बताया। अब क्या हो जाएगा? चूँकि AE इज इक्वल टू क्या है? माइनस D। यहाँ पे आप देखते रहिए इसको, AE इज इक्वल टू क्या है? माइनस D। और आपको A1 E इज इक्वल टू कितना दिया गया है? माइनस UE। चिन्ह सहित मान रखना है आपको। तो आप देख सकते हैं A1 E की वैल्यू कितनी है? UE है, लेकिन अगर चिन्ह के साथ हम चल रहे हैं तो A1 E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
यू ई, उपरोक्त का मान समीकरण 4 में रखने पर, अब 4 में अगर रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस वी ओ बाई यू ओ अंडर ब्रैकेट आप लिखें कितना, माइनस डी बाई यू ई, ये भी माइनस में रहेगा। अब यहाँ का माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपको मिल जाएगा m इज इक्वल टू माइनस वी ओ बाई यू ओ, आप इसको ऐसे लिखें और यहाँ पे लिखें कितना, डी बाई यू ई। ये आपका मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आ जाएगा फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पे कुछ देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, बहुत इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता आपको बताई गई, तो इसमें आप सबसे पहले इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं, फिर इसके बाद डेरिवेशन में जब आएंगे तो आप लिखें पहले ये सूत्र m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फ़ा से, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लें। फिर ट्रायंगल्स चूज करें बाई फिगर, ट्रायंगल्स आप चूज करेंगे तो एक बार बिना प्रकाशिक यंत्र से आप जब वस्तु को देख रहे हैं तो वहाँ से अल्फ़ा एंगल मिलेगा आपको। अब इस अल्फ़ा एंगल की वैल्यू यहाँ से निकालें और बीटा की वैल्यू यहाँ से निकालें, और ये सभी मान निकालने के बाद आप इस मेन फार्मूले में रखें। मेन फार्मूले में रखने के बाद आपको ये मिल जाएगा। अब रेखीय आवर्धन के सूत्र से आप लोग जानते हैं कि a1b1 बाई ab अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर क्या होता है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बटे लेंस से वस्तु की दूरी, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से जब ये निकल जाएगा तो फिर इसके बाद आप AE की वैल्यू और A1E की वैल्यू रखें, फिर इसके बाद सभी का मान उठा के शिफ्ट कर दें इक्वेशन 4 में, तो आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। अब ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं जिस पे हम लोग डिस्कस करते हैं अब आगे। अब हम लोग बात करते हैं कि जब प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तब रेखीय आवर्धन क्या हो जाएगा। किसके लिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए। ये आपका कंपाउंड है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के आवर्धन का सूत्र है, लेकिन जब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। तो मेन फार्मूला तो ये है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन का मेन सूत्र यही है। आप इसको माइंड में एकदम सेट करके रख लीजिए। अब जब ये आपको मिल जाएगा और जब कंडीशंस पे आप बात करेंगे तो आप चलेंगे लेंस के सूत्र से, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब जो आपको मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, आपको बताया गया। अंतिम प्रतिबिंब देखिए, ये नेत्रिका बना रहा है। ये तो इसका एक इमेज बनाया यहाँ पे, लेकिन इसका जो फाइनल इमेज बन रहा है वो कौन बना रहा है, नेत्रिका बना रहा है। तो अंतिम प्रतिबिंब हमारा नेत्रिका का ही माना जाएगा। तो नेत्रिका के लिए ही हम लोग बात करेंगे अब यहाँ पे कंडीशंस में इसके। ये डायग्राम इतना बड़ा है कि यहाँ पे सेट नहीं हो रहा है, नहीं तो हम दोनों साथ में रख के बताते। और डायग्राम आप लोग केयरफुल्ली बनाइएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंस के सूत्र से क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये आपका लेंस फार्मूला है। अब यहाँ से जब प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तब v बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम प्रतिबिंब आपका कहाँ बन रहा है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो v बराबर क्या हो जाएगा, -d। चिन्ह सहित चलेंगे, क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार अगर इस लेंस की हम बात कर रहे हैं तो इसके इधर जो भी डिस्टेंस होगी वो निगेटिव मानी जाएगी। तो आप यहाँ पे v इज इक्वल टू -d फाइंड किए। अब u इज इक्वल टू कितना होगा, u देखिए आपका u वाला मान ue के बराबर है, लेकिन चिन्ह परिपाटी के साथ ये हो जाएगा कितना, -ue। और f बराबर क्या होगा, fe, क्योंकि इस लेंस का जो फोकस है वो fe है। द्वितीय फोकस ही मुख्य फोकस माना जाता है उत्तल लेंस के लिए। अब यहाँ पे u, v तथा f का
मान रखने पर आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/FE इज इक्वल टू, आप यहाँ पे 1/-d लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे 1/-UE ऐसा लिखेंगे। फिर आपको क्या मिल जाएगा, ये वाली चीज़ आपकी देखिए यहाँ पे प्लस होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 1/UE इज इक्वल टू कितना, 1/FE, और जब ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/d, है ना। अब d से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, यहाँ पे आप गुणा करिए, जब आप गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, d/UE इज इक्वल टू d/FE प्लस 1, या आप इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, d/UE इज इक्वल टू 1 प्लस d/FE। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। d/UE का मान, d/UE का मान m इज इक्वल टू माइनस VO/UO अंडर ब्रैकेट d/UE में रखने पर, अब जब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको m इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस VO/UO अंडर ब्रैकेट 1 प्लस d/FE। ये आपका फार्मूला बन जाएगा जब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए जो आवर्धन का सूत्र आएगा वो ये वाला आएगा। अब इसमें थोड़ी सी और बात करते हैं, पहले हम आपको फिगर से थोड़ा समझाते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको इमेज दिखाई पड़ रहा है, जो नेत्रिका के द्वारा बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, डी पर ही बन रहा है, अंतिम प्रतिबिंब डी पर ही बन रहा है। अब इस कंडीशन में क्या हुआ है कि A1B1 अर्थात पहले लेंस अभिदृश्यक लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो इसके प्रथम फोकस, किसके, नेत्रिका के प्रथम फोकस और इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच है, तभी आपको अंतिम प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर मिलेगा। और अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अगर बनेगा तो मेन फार्मूला यूज़ करेंगे आप यहाँ से, और इसके बाद लेंस का फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें U, V और F का मान चिन्ह सहित रखेंगे। जब चिन्ह सहित वैल्यू रखेंगे तो ये फार्मूला आपको मिल जाएगा। और FE आपका इधर होता है, आप जानते हैं उत्तल लेंस में। अब यहाँ पे ये केस तो आपको मिल गई। यहीं पे अगर थोड़ा सा हम लोग बात कर लें कि अगर हमें आवर्धन बढ़ाना हुआ या आवर्धन पे VO या UO का क्या, यहाँ पे क्या है कि इसका मैग्नीफिकेशन कब ज़्यादा मिलेगा, कब कम मिलेगा, किस कंडीशन में मिल सकता है, या यूँ कहें कि VO और UO का क्या इफ़ेक्ट इस पे है। तो आप कह सकते हैं कि जब VO ज़्यादा होगा, यानी कि अभिदृश्यक लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी लेंस से अधिक होगी, तो मैग्नीफिकेशन भी अधिक क्षमता वाला मिलेगा, यानी कि मैग्नीफिकेशन पावर बढ़ेगी। यानी कि जब VO बढ़ेगा तो M बढ़ेगा, और जब UO बढ़ेगा तो M घटेगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि VO और UO का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अब इस कंडीशन में मैग्नीफिकेशन तो आपको मिल गया, लेकिन कभी कभी पूछता है कि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होगी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, और कौन सी स्थिति में पूछ रहा है, जब प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होगी, ये आपको बताना है। तो L बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई जो होगी, मतलब अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस के बीच की लंबाई, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, यही सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कहलाती है। अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा L इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे देखेंगे फिगर में तो ये दूरी बराबर है VO के और प्लस UE के बराबर है। तो यहाँ पे आप लिखें VO प्लस UE। अब यहाँ पे लग रहा होगा आपको
कि हमने साइन कन्वेंशन क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि हम लेंथ बता रहे हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज़ आपको नोट करनी है कि ना तो इसके लंबाई में आपको साइन कन्वेंशन लगाना है और ना ही इसका आवर्धन ज्ञात करते समय आपको कोई साइन कन्वेंशन यूज करना है। कहने का मतलब ये हुआ कि सूक्ष्मदर्शी है कोई भी हो, चाहे वो आपका सरल सूक्ष्मदर्शी है चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय आप साइन कन्वेंशन यूज नहीं करेंगे। रीज़न क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। ऑलरेडी ये फार्मूला आपको जो मिला है ये वाला, ये एक साइन कन्वेंशन को यूज करके बनाया गया है। अब दोबारा से इसमें साइन कन्वेंशन लगा दिया गया तो वो ठीक ठाक हुआ। अब अगर तीसरी बार लगा देंगे तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। इस वजह से आप साइन कन्वेंशन नहीं यूज करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय। हालांकि हम न्यूमेरिकल्स में सारी चीज़ें और बताएंगे आपको। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन का सूत्र जब प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे, तब कैसा होगा। अब हम लोग बात करते हैं अगली टॉपिक पे। अब जैसा कि आपको हमने अभी बताया कि जब वस्तु हमारी कहाँ पे चली जाएगी, आभासी वस्तु, कहने का मतलब A1 B1 कहाँ पे चली जाएगी, FE डैश पे, तो हमको अंतिम प्रतिबिंब इस इमेज के अनुसार कहाँ पे दिखाई पड़ेगा, अनंत पे, जैसा कि आपको इस इमेज में दिखाई पड़ रहा है। सिमिलर कंडीशंस हम बता रहे हैं कि इस केस में अगर वस्तु हमारी जो A1 B1 की बात हम कर रहे हैं, आभासी वस्तु की बात कर रहे हैं, जब ये हमारी स्थित होगी किस पे, FE डैश पर, तब प्रतिबिंब हमको कहाँ मिल जाएगा, अनंत पर मिलेगा। तो ये इसका डायग्राम है, आप ये डायग्राम भी यूज कर सकते हैं अगर आप ये बता रहे हैं कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्या होगा। अब इसके डेरिवेशन को हम बताते हैं। सबसे पहले यही लिखेंगे आप, चूँकि m इज इक्वल टू माइनस VO बाई UO इंटू D बाई UE, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें। अब यहाँ पे लिखें लेंस के सूत्र से आपको क्या मिलेगा, 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई V माइनस 1 बाई U। और इस कंडीशन में आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको सारी बातें पता चल जाएंगी। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FE, क्योंकि हमने बताया कि जो भी प्रतिबिंब मिल रहा है वो नेत्रिका के द्वारा मिल रहा है, तो नेत्रिका का फोकस लिया जाएगा इस लेंस सूत्र में, नेत्रिका से प्रतिबिंब की दूरी ली जाएगी और नेत्रिका से ही वस्तु की दूरी ली जाएगी। तो ओवरऑल सब कुछ वैसे ही चलेगा। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, FE, और क्या होगा यहाँ पे, U बराबर माइनस UE, और यहाँ पे आप लिखेंगे V इज इक्वल टू इन्फिनिटिव UV, F का मान लेंस सूत्र में रखने पर, तो लेंस सूत्र में जब रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 बाई FE इज इक्वल टू 1 बाई इन्फिनिटिव। अब ये माइनस प्लस करेंगे कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पे लिखेंगे कितना, माइनस 1 बाई माइनस UE। तो इस कंडीशन में आपको क्या मिला, FE इज इक्वल टू UE। अब यहाँ पे लिखेंगे UE का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब ये वैल्यू जब वहाँ पे पुट करेंगे तो m इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा माइनस VO बाई UO अंडर ब्रैकेट D बाई FE। मेन फार्मूला ये आपका है। आप जनरल केस में भी सोच के रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं ये सब करें। फार्मूला तो आप वैसे ही पता लगा सकते हैं। आपको पता है कि जब वस्तु कहाँ पे होगी, फोकस पे होगी, यानी कि नेत्रिका के लिए ये बात किया जा रहा है। तो नेत्रिका के लिए जब वस्तु कहाँ पे होगी, फोकस पे होगी, तब उसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो आप जान सकते हैं यहीं पे कि UE का मान हमें क्या रखना है, FE रखना है, नेत्रिका के फोकस पे ही प्लेस करना है उसको, तभी उसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, अनंत पर मिलेगा। अब इस केस में आपको बताना है कि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होगी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ क्या होगी,
यहाँ पे आप इसको समझ लीजिएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ क्या होगी। अब ये आप यहाँ पे लिखिए एल इज इक्वल टू क्या होगा, जाहिर सी बात है जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई पड़ रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा VO प्लस U आपका पिछले में था, तो यहाँ पे UE का मान किसके बराबर हो गया है, UE इज इक्वल टू FE। और फिगर से भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे UE किसके बराबर हुआ, FE के। इसके पहले वाले में हमने L इज इक्वल टू बताया VO प्लस UE के। अब यहाँ पे UE का मान किसके बराबर हो गया है, FE के। तो एग्जैक्टली आप प्लेस कर देंगे और डायग्राम से भी आपको समझ आ रहा होगा दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी है। यहाँ पे VO और FE को अगर ऐड करेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। आई होप दोनों कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर किसी पॉइंट पे आपको कोई डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम टेलीस्कोप के बारे में डिस्कस स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।